स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल। हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में ये सीखा था कि मोनो एटॉमिक गैस के लिए गामा की वैल्यू क्या होती है, उसको हमने कैलकुलेट किया था। अब हम लोग इस लेक्चर में उसको वहाँ से मैं कंटिन्यू करता हूँ। तो चलिए हम लोग अब कैलकुलेट करते हैं वैल्यू ऑफ गामा फॉर डाई एटॉमिक गैस। तो नेक्स्ट, फॉर डाई एटॉमिक गैस, डाईएटॉमिक गैस। अभी जो डाईएटॉमिक गैस होते हैं, जैसे हमने ले लिया O2, तो O2 में दो ऑक्सीजन एटम्स हैं, उसको मैं इस तरह दिखा रहा हूं, इसको इस तरह सेंटर से हमने मिला दिया। अब इसका जो ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा FTR, वो तो 3 होगा ही, ठीक है। नेक्स्ट अब इसके देखते हैं वाइब्रेशनल। तो वाइब्रेशनल तो हाई टेम्परेचर पे होता है, और हम लोग इस रिएक्शंस को लो टेम्परेचर पर अभी हम लोग इसे दिखा रहे हैं। तो वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम 0 होंगे, तो इसका FV वाइब्रेशनल 0 होगा। नेक्स्ट रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम, उसको देखते हैं। तो इस मॉलिक्यूल को आप देखिए, एक यहाँ से किस तरह से एक एक्सिस ड्रॉ कीजिए। तो आप एक यहाँ से भी आप एक एक्सिस ड्रॉ कर सकते हैं, एक यहाँ मिडिल से भी कर सकते हैं। लेकिन इस एक्सिस और इस एक्सिस के अलोंग जब इसको रोटेट करेंगे तो इन दोनों एक्सिस के अलोंग रोटेशन सेम होगा। इसमें इस एक्सिस के अलोंग और इस एक्सिस के अलोंग जो रोटेशन होंगे वो सेम होंगे। तो इन दोनों में से किसी एक एक्सिस के अलोंग, एक इस एक्सिस के अलोंग रोटेशन ले लीजिए और एक इस एक्सिस के अलोंग रोटेशन ले, यानी दो इसके डिग्री ऑफ फ्रीडम है। तो इसको रोटेशन करने का, तो यानी कि ये हो गया FR डिग्री ऑफ रोटेशन, ये कितने हो गए, 2 हो गए, 1 और ये 1 2 हो गए। तो टोटल डिग्री ऑफ ये इसका रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 हो गए। देयरफॉर टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम FT इक्वल टू, आपको पता है, FTR रोटेशनल प्लस वाइब्रेशनल प्लस ये ट्रांसलेशनल वाइब्रेशनल प्लस रोटेशनल, इसको रोटेशनल FR, और यहाँ से ट्रांसलेशनल 3, वाइब्रेशनल 0, रोटेशनल 2, टोटल कितने हो गए, 5 हो गए। हम लोग ये जानते हैं देयरफॉर CB इक्वल टू FT इंटू R डिवाइडेड बाई 2। अब ये FT कितने हो गए टोटल, 5R बाई 2। देयरफॉर CP माइनस CB इक्वल टू R फॉर 1 मोल ऑफ गैस, हमको पता है, तो R हो गए। और यहाँ से CP इक्वल टू R प्लस CB, और R तो है ही, प्लस CB की वैल्यू कितनी निकाले आपने, 5R बाई 2 इक्वल टू कितने हो गए आपके, 7R बाई 2। तो ये हम लोगों ने निकाला कि फॉर डाई एटॉमिक गैस CP की वैल्यू कितनी होगी, 7R बाई 2, ठीक है, और CB की वैल्यू 5R बाई 2। देयरफॉर गामा इक्वल टू CP बाई CB, दैट इज इक्वल टू CP की वैल्यू 7R बाई 2 और CB की वैल्यू 5R बाई 2। दोनों कैंसिल कीजिए, R कैंसिल कीजिए, इक्वल टू 7 बाई 5। तो ये हो गया फॉर डाई एटॉमिक गैस गामा की वैल्यू हो गए 7 बाई 5। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए, तो कितने हो जाएंगे, 1 5 और बच गए तो 1.4, इसकी वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट फॉर ट्राई एटॉमिक गैस, फॉर
ट्राई एटॉमिक गैस। ट्राई एटॉमिक गैस दो तरह के होते हैं, एक लीनियर होती है और दूसरे नॉन लीनियर होते हैं। तो फर्स्ट इसमें हम लोग कंसीडर करते हैं और ट्राई एटॉमिक लीनियर गैस। ट्राई एटॉमिक लीनियर गैस जैसे CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। ये जो कार्बन डाइऑक्साइड होते हैं वो ट्राई एटॉमिक तो गैस है, ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूलर गैस है, लेकिन उनकी जो स्ट्रक्चर होती है वो लीनियर होती है। तो इसको इस तरह से दिखा सकते हैं आप, ऐसा। अब इसमें देखिए ट्रांसलेशनल FTR, इसके लिए FTR ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 होंगे। फिर रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम FR इक्वल टू ये कितने हो गए। अब देखिए इसका रोटेशनल, एक इस एक्सिस के अलॉन्ग रोटेट करा सकते हैं, इस एक्सिस के अलॉन्ग रोटेट करा सकते हैं, यानी कि यहाँ पर भी 2 होंगे। और वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम 0। तो देयरफॉर टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम यहाँ भी कितने 3 + 2 कितने हो गए 5। ठीक है, देयरफॉर यहाँ से CV निकाल लीजिए। CV इक्वल टू FT इंटू R बाई 2। FT 5R/2। Therefore CP इक्वल टू R + 5R/2 इक्वल टू 7R/2। यहाँ भी तो 7R/2 आया था, तो therefore गामा इक्वल टू 1.4, यानी फॉर ट्राई एटॉमिक लीनियर गैस द वैल्यू ऑफ लैम्डा वुड बी इक्वल टू 1.4। नेक्स्ट फॉर ट्राइएटॉमिक नॉन लीनियर गैस, ट्राइएटॉमिक नॉन लीनियर गैस, नॉन लीनियर गैस। अब ये ट्राइएटॉमिक, जो कि ट्राइएटॉमिक भी है नॉन लीनियर है, तो नॉन लीनियर जब होंगे, जैसे मान लिया आप लिख सकते हैं H2O, ये नॉन लीनियर है, ट्राइएटॉमिक ही है, तो H2O भी इसके एग्जाम्पल हो सकते हैं। तो H2O में देखिएगा इसका स्ट्रक्चर ऐसा होता है। तो यहाँ से इसकी जो रोटेशन होगी वो देखिए कैसे होगी। एक इसके अलॉन्ग आप रोटेट करा सकते हैं एक एक्सिस, दूसरा इसके अलॉन्ग रोटेट करा सकते हैं, और दूसरा इस एक्सिस के अलॉन्ग इसको रोटेट करा सकते हैं। यानी इसमें 3 डिग्री ऑफ रोटेशन होंगे। ट्रांसलेशन, तो देयरफॉर इसमें 3 एक्सिस के अलॉन्ग करा सकते हैं, ये 1 एक्सिस, ये 2 एक्सिस, ये 3 के अलॉन्ग। तब यहाँ से लिख सकते हैं FTR ट्रांसलेशनल 3, वाइब्रेशनल 0, रोटेशनल FR रोटेशनल हो गया 3। तो देयरफॉर FT कितने हो गए टोटल, FT हो गया FTR प्लस FV प्लस FR इक्वल टू FTR 3, यह भी कितने 3, ये 0 इक्वल टू 6। Therefore CV इक्वल टू कितने हो गए FT R/2 इक्वल टू FT कितने हो गए 6 R/2, ये कितने हो गए 3R। Therefore CP इक्वल टू R + CV और इक्वल टू ये R + CV कितने आ गए 3R इक्वल टू 4R। तो CP आ गए 4R और CV कितने 3R। तो देयरफॉर गामा फॉर अ ट्राइएटॉमिक नॉन लीनियर गैस, गामा इक्वल टू CP/CV इक्वल टू CP की वैल्यू 4R डिवाइडेड बाई 3R, R कैंसिल कीजिए, 4/3 1.33। इस तरह से हम लोगों ने ये देखा कि गामा की वैल्यू डिफरेंट गैस के लिए डिफरेंट होता है, मोनोएटॉमिक के लिए, डायटॉमिक के लिए, ट्राइएटॉमिक के लिए, सारी गैस के लिए इसकी वैल्यू डिफरेंट होती है। तो इसको आपने देखा। टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम, ये आपको पता है, टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम जो डिपेंड करते हैं वो 3 ×
नंबर ऑफ एटम्स पे डिपेंड करते हैं, कितने नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट हैं उस पे डिपेंड करते हैं उसके टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो इस तरह से हम लोगों ने ये सीखा कि डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है, और उसके लिए डिफरेंट गैस के लिए इसमें गामा की वैल्यू डिफरेंट कैसे होती है। नेक्स्ट अब हम लोग टॉपिक स्टार्ट करते हैं। हम लोगों ने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पढ़ा। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पढ़ने के बाद ये क्लियर हुआ कि जब इसने बताया कि हीट का फ्लो, इसने ये कहा एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, यानी एनर्जी दो बॉडी है, उनमें से एक का टेम्परेचर यदि ज्यादा है, दूसरे का टेम्परेचर यदि कम है, ठीक है, तो वह बॉडी जिसकी टेम्परेचर ज्यादा है, अधिक है, उससे उस बॉडी की ओर हीट एनर्जी का फ्लो, उस बॉडी की ओर हीट एनर्जी का फ्लो होता है जिसकी टेम्परेचर कम होती है, ठीक है। तो इसने इस बात को बताया कि जब दो बॉडी एक दूसरे के कांटेक्ट में आती है, ठीक है, तो उससे होकर के हीट एनर्जी फ्लो करता है, ठीक है, ये बात सही है। लेकिन इसने ये नहीं बताया कि हीट एनर्जी फ्लो होने का डायरेक्शन क्या होगा, ठीक है। यानी ये जो हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है, वो बात किसी भी प्रोसेस की डायरेक्शन को नहीं बताता है कि किस डायरेक्शन में ये वो प्रोसेस होगा। तो फर्स्ट इसके जो ये लिमिटेशंस में आ जाएंगे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ये एक्सप्लेन नहीं कर पाता है कि किसी भी प्रोसेस का डायरेक्शन क्या होगा। तो फर्स्ट इसके डिमेरिट होगा, इसके लिमिटेशंस होगा, इट डजंट एक्सप्लेन अबाउट द डायरेक्शन ऑफ प्रोसेस। दूसरी बात, जब एक गिलास आप पानी लीजिए, एक गिलास पानी आप ले लेते हैं और एक गिलास पानी में आप 1 ड्रॉप इंक डाल दीजिए, तो आप देखेंगे कि वह इंक इस वाटर में स्प्रेड कर जाता है, ठीक है। अब ये तो स्प्रेड कर गए, लेकिन क्या कभी आपने ये देखा है कि जो स्प्रेडेड इंक है इन अ ग्लास ऑफ वाटर, वो सभी के सभी एक साथ मिल करके एक ड्रॉप में बदल जाए? ऐसा नहीं होता है। तो ये ऐसा क्यों नहीं होता? पहले वाली कंडीशंस में हम लोगों ने ये देखा कि हीट का फ्लो, वह बॉडी जिसकी टेम्परेचर ज्यादा होती है उससे उस बॉडी की ओर होती है जिसकी टेम्परेचर कम होती है। ऐसा क्यों नहीं होता? कम टेम्परेचर वाली बॉडी से अधिक टेम्परेचर वाली बॉडी की ओर हीट का फ्लो, यानी कुछ ये जो बातें हैं, जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कुछ बातों को एक्सप्लेन कर पाया, लेकिन कुछ बातों को वो एक्सप्लेन नहीं कर पाया। तो ये था लिमिटेशंस ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो लिमिटेशंस में कौन कौन से लिमिटेशंस हो गए? फर्स्ट लिमिटेशंस हो गए, इट डजंट एक्सप्लेन अबाउट द डायरेक्शन ऑफ एनी प्रोसेस, ठीक है। ये किसी भी प्रोसेस की डायरेक्शंस के बारे में एक्सप्लेन नहीं करता है। दूसरी बात, ये डिफ्यूजन टेक्स प्लेस, बट रिवर्सिबल ऑफ डिफ्यूजन, व्हाई डज इट टेक्स प्लेस? अबाउट द रिवर्स ऑफ डिफ्यूजन, व्हाई डजंट टेक्स प्लेस रिवर्स ऑफ डिफ्यूजन? First law of thermodynamics doesn't answer about such type of questions. So these were the limitations of first law of thermodynamics. तो इन फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की जो लिमिटेशंस है, इन सारे क्वेश्चंस को एक्सप्लेन करने के लिए कुछ नए थर्मोडायनेमिक टर्म्स को इंट्रोड्यूस किए गए, ठीक है, जिस जो को अब हम लोग, और वो है एंट्रोपी, स्पॉन्टेनिटी, गिब्स एनर्जी। तो इन सभी के बारे में अब हम लोग पढ़ते हैं। तो नेक्स्ट ये होते हैं आपके
फर्स्ट लॉ, लिमिटेशंस ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। नेक्स्ट अब हम लोग पढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक इज स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। स्पॉन्टेनियस और स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं कि स्पॉन्टेनियस प्रोसेस क्या होता है। देखिए, इसे समझने के लिए आप एक कप गर्म चाय लीजिए, एक कप ऑफ टी लीजिए, हॉट टी, कोल्ड टी नहीं। तो जब आप एक कप हॉट टी लेते हैं और उसे कुछ देर के लिए टेबल पर रखकर आप छोड़ दीजिए, तो आप देखेंगे कि कुछ समय बाद वो हॉट टी धीरे 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 वो उसकी टेम्परेचर घटती चली जाती है और वो फाइनली वो ठंडी हो जाती है, यानी उसका टेम्परेचर काफी घट जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर 1 कप ऑफ हॉट टी आपने लिया था। ठीक है, जब आपने उसे टेबल पर रखा तो उसकी टेम्परेचर धीरे धीरे डिक्रीज हो रही, यानी वो हॉट से कोल्ड पे कन्वर्ट हो रहा है। तो क्या हॉट से कोल्ड में कन्वर्ट करने के लिए आपने बाहर से कोई कोशिश की, उसको फ्रिज में रखा या उसको कोई आपके प्रोसेस करना पड़ा? नहीं, वो अपने आप ठंडी हो जाती है। यानी किसी हॉट बॉडी को आप यदि रख दें, ठीक है, टेबल पे ओपन में, तो वो क्या होगी, अपने आप वो कूलिंग होना स्टार्ट हो जाता है। लेकिन वह एक कप आप चाय ले, ठीक है, किसी कंटेनर में एक कप ऑफ चाय ले और उसको आप, कभी आपने देखा है कि वो अपने आप गर्म हो जाए, कोल्ड से हॉट कंडीशन में कन्वर्ट हो जाए? ऐसा नहीं होता है। दूसरी बात, आपने यह भी देखा होगा तो एक बात यह हो गई। दूसरी बात, आपने यह भी देखा होगा कि आप किसी हिल के टॉप पर चले जाइए और वहां पर एक बॉल लेकर जाइए और हिल के टॉप पर जा करके वहां से उस बॉल को रख कर करके, ठीक है, थोड़ा सा हल्का से उसको लुढ़का दीजिए, तो देखेंगे कि वह बॉल टॉप से लुढ़क कर करके बॉटम में आ जाएगा, बॉटम ऑफ हिल पर में आ जाएगा। लेकिन कभी आपने देखा है कि वह बॉल नीचे से, बॉटम ऑफ हिल से अपने आप ही रिवर्स ऑर्डर में ऊपर चला जाए? कभी नहीं ऐसा होता। ठीक है, यानी अब हम लोग ये देख रहे हैं कि नेचर में कुछ ऐसे प्रोसेस हैं जो कि अपने आप हो जाते हैं। उसे करने के लिए हमें ना एनर्जी खर्च करनी पड़ती है, ना कोई प्रोसेस करना पड़ता है, कुछ भी नहीं, वो अपने आप हो जाते हैं। लेकिन आपने देखा कि हॉट टी को कोल्ड कंडीशन में कन्वर्ट होने में हमें कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ी, लेकिन 1 कप ऑफ कोल्ड टी को हॉट करने में हमें कुछ काम करने की जरूरत पड़ेगी क्या? तो उसे हीट एनर्जी देना होगा। यानी हमारी सराउंडिंग्स कुछ ऐसे प्रोसेस हैं जो अपने आप हो जाते हैं विदाउट आउटसाइड एजेंसी के हेल्प के बिना। यानी हमने बाहर से किसी भी तरह की उसे हेल्प नहीं करना है, फिर भी वो अपने आप हो जाता है। लेकिन कुछ ऐसे प्रोसेस हैं जो विदाउट हेल्पिंग आउटसाइड एजेंसी वो प्रोसेस होते ही नहीं हैं। तो वह प्रोसेस जो अपने आप हो जाता है, उसके लिए उस प्रोसेस को होने के लिए हमें बाहर से किसी भी तरह की एनर्जी सप्लाई करने की जरूरत नहीं होती है। ऐसे ही प्रोसेस को
स्पॉन्टेनियस प्रोसेस कहते हैं। ठीक है, जैसे आप देखिए अर्थ का घूमना, सन का चारों ओर ये सन का अर्थ का सभी का जो रोटेशन है, ठीक है, वो सारे स्पॉन्टेनियस हो रहे हैं। ठीक है, तो ये सारे अपने आप हो रहे हैं, तो ये सारे स्पॉन्टेनियस प्रोसेस हैं। ठीक है, तो प्रोसेस दो तरह के होते हैं। एक वह प्रोसेस जो अपने आप हो जाते हैं विदाउट हेल्पिंग आउटसाइड एजेंसी, दैट टेक्स प्लेस on its own, that is called a spontaneous process. And on the other hand, we having other type of process that do not takes place without helping outside agency. Such type of process is called non-spontaneous process. तो प्रोसेस दो तरह के हो गए, एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस और दूसरे नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। तो आपने समझा, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस अपने आप हो जाता है। इसे होने के लिए, इस प्रोसेस को कंप्लीट होने के लिए किसी आउटसाइड एजेंसी की जरूरत नहीं पड़ती है, जबकि नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए आउटसाइड एजेंसी की जरूरत पड़ती है। चलिए अब स्पॉन्टेनियस प्रोसेस को देखते हैं। आपने सबसे पहले हमने आपको एग्जांपल दिया था 1 कप ऑफ हॉट टी का। आपने 1 कप फिर से आपने हॉट टी ले लिया, उसको हमने टेबल पर रख दिया। ठीक है, तो रखने के बाद, ठीक है, देखिएगा, उसे रखने के बाद क्या वो ठंडा होना स्टार्ट हो जाता है? हाँ, ठंडा होना वो स्टार्ट हो जाता है, कूलिंग की प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है, अपने आप हो जाती है। ठीक है, दूसरी बात, आपने देखा होगा, लकड़ी ले लीजिए, वुड ले लीजिए, कोल ले लीजिए, ठीक है, उसको आप जलाइए, तो पहले तो वो जलता नहीं है, तो उसको आप हीट करेंगे, उसको इग्नाइट करेंगे, तो फिर वो जलना स्टार्ट करे। लेकिन एक बार वो जल जाता है तो फिर वो कंटिन्यूअसली जलते रहता है। यानी जो बर्निंग ऑफ कोल, बर्निंग ऑफ वुड, यह भी तो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। लेकिन यह जो बर्निंग ऑफ कोल, यह भी स्पॉन्टेनियस है, और कूलिंग ऑफ हॉट बॉडी, यह भी स्पॉन्टेनियस है। ठीक है, लेकिन दोनों में एक डिफरेंसेस है। वो क्या, किसी हॉट बॉडी को कूल करने के लिए हमको, जैसे कोई हॉट बॉडी लिए, उसको आपने रखा, अब उसको थोड़ा कूल करने के लिए स्टार्ट करने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप ऑटोमेटिकली कूल होना स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन आप कोल को बर्न करना चाहते हैं, ये भी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, तो कोल को बर्न करना चाहते हैं तो पहले उसको इग्नाइट करना पड़ेगा। यानी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस दो तरह के होते हैं। एक तो वह स्पॉन्टेनियस प्रोसेस जिसे इनिशिएट करने की जरूरत नहीं होती। जैसे आप देखिए, फिर से मैं समझा रहा हूँ, एक बॉल ले लीजिए, आप टॉप ऑफ द हिल चले जाइए और बॉल रख दीजिए। ठीक है, वो बॉल अपने आप उधर नहीं जाएगी तब तक, जब तक कि आप थोड़ा सा उसको टिक नहीं करेंगे, तब तक थोड़ा सा उसको पुश कर दें, ठीक है, फिर वो अपने आप चला जाएगा, स्पॉन्टेनियसली बॉटम तक चला जाएगा। लेकिन उसको इनिशिएट करना पड़ेगा। लेकिन किसी हॉट बॉडी को कूल करने के लिए हमें इनिशिएट करने की जरूरत नहीं है। इट मीन्स देयर आर टू टाइप्स ऑफ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। वन टाइप ऑफ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस ऐसे होती है जिसे इनिशिएट करने की जरूरत नहीं होती है, जैसे कूलिंग ऑफ हॉट बॉडी, कूलिंग ऑफ अ कप ऑफ हॉट टी। इसे हमें कूल करने के लिए इनिशिएट करने की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, दूसरा जिसे हमें इनिशिएट करने की जरूरत पड़ती है। यानी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस को भी दो पार्ट में आप डिवाइड कर सकते हैं। एक ऐसे प्रोसेस जिसको इनिशिएशन की जरूरत पड़ती है, और दूसरा ऐसे प्रोसेस जिसको इनिशिएशन की जरूरत नहीं पड़ती है। अभी यहाँ पर दो बातें हो गई, तो दो तरह के आपके प्रोसेस हो गए, एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस हो गए और दूसरे नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस हो गए। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस दो तरह के हो गए, जिसमें कि स्पॉन्टेनियस प्रोसेस वो हो गए जिसमें कि उसको ये स्पॉन्टेनियस प्रोसेस जो अपने आप हो गए, नॉन स्पॉन्टेनियस जो अपने आप नहीं होते हैं। ठीक है, और यह भी दो तरह के हो गए, एक जिसे इनिशिएशन की जरूरत है और दूसरे जिसे कि इनिशिएशन की जरूरत नहीं है।
अब हम लोग ये देखते हैं कि ये आखिरकार किस तरह के प्रोसेस होते हैं जो कि स्पॉन्टेनियसली होते हैं, और वह कौन सी प्रोसेस है जो कि नॉन स्पॉन्टेनियस होते हैं। तो चलिए इस बात पर हम लोग कंसीडर करते हैं। तो ये जो हमारा स्पॉन्टेनियस था प्रोसेस था, ठीक है। तो यदि आप स्टडी करेंगे जैसे बर्निंग ऑफ कोल, एक मैं रिएक्शंस लेता हूं। बर्निंग ऑफ कोल, कोल ये हमने ले लिया, ये कार्बन का ही होता है, ये ऑक्सीजन के प्रेजेंस में इसे आपको हीट करना पड़ेगा, तब ये बर्न करेगा, बर्न करके ये CO2 बनाएगा, CO2 गैस में ये कन्वर्ट हो जाएगा। ये ऑक्सीजन गैस फॉर्म में है, ये कोल सॉलिड फॉर्म में है। तो देखिए ये जो बर्निंग ऑफ कोल है ये नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, ये है स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, लेकिन इसे इनिशिएशन की जरूरत इसमें पड़ी है, इसको इनिशिएट करने की जरूरत पड़ी है, ठीक है। इसको इनिशिएट करना पड़ेगा, इनिशिएट करने की जरूरत पड़ती है। तो ये बर्निंग ऑफ प्रोसेस जो थे वो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस थे, बर्निंग ऑफ कोल, ठीक है। कूलिंग ऑफ हॉट बॉडी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, ठीक है। तो ये जो सारे स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होते हैं, ठीक है, तो ऐसा देखा जाए तो ये जो जब बर्न करते हैं तो हीट एनर्जी रिलीज करते हैं, तो ये जो प्रोसेस है वो एक्सोथर्मिक होता है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस। वो कैसे? जैसे मान लेते हैं, आप कह सकते हैं कि कोल को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में आपने इसको हीट किया, तो सबसे पहले तो एनर्जी आपने इसको दिया, तो हाँ आपने दिया, लेकिन इनिशिएट करने के लिए दिया ना। जब एक बार ये इनिशिएट हो गया तो ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी विल रिलीज ड्यूरिंग दिस प्रोसेस। in the respect of amount of energy that will released during the combustion of coal is very large in the respect of heat energy which was required to initiate this process। यानी ये इससे ये पता चला कि ओवरऑल इस प्रोसेस में एनर्जी क्या हो गई, रिलीज हो गई। तो ये कैसे प्रोसेस थे? एक्सोथर्मिक प्रोसेस थे। वो प्रोसेस जिसमें हीट एनर्जी रिलीज होती है वो प्रोसेस एक्सोथर्मिक प्रोसेस कहलाता है। तो ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, और इसके लिए ये जो डेल्टा H है एंथैल्पी चेंज की जो वैल्यू होती है वो निगेटिव होती है। एक दूसरे तरह के प्रोसेस होते हैं एंडोथर्मिक प्रोसेस, जब उस प्रोसेस तब तक नहीं होती है जब तक कि आप उसे हीट एनर्जी या कोई एनर्जी बाहर से आप सप्लाई नहीं करते। तो वैसे प्रोसेस को एंडोथर्मिक प्रोसेस हम लोग कहते हैं, ठीक है। जैसे अब हम लोग H2O है, ठीक है, या कुछ भी लिख लेते हैं, H2O लिक्विड फॉर्म में है, देखिए H2O ये लिक्विड फॉर्म में है, और इसे अब हम लोग क्या कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं, और इस H2O को अब हम वेपर फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये कभी भी स्पॉन्टेनियसली नहीं होगा। तो ये जो प्रोसेस है वो नॉन स्पॉन्टेनियस है, नॉन स्पॉन्टेनियस। तो ये नॉन स्पॉन्टेनियस, और ये कैसे थे, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। तो ये स्पॉन्टेनियस और ये नॉन स्पॉन्टेनियस। अब देखिए इसे तो हीट एनर्जी देना पड़ा तभी तो वेपर में कन्वर्ट हो गया। तो ये दिस प्रोसेस इज एंडोथर्मिक प्रोसेस, एंडोथर्मिक प्रोसेस, ठीक है। और इसके लिए डेल्टा H की जो वैल्यू होगी वो पॉजिटिव होगी। यानी इससे ये पता चल रहा कि वह प्रोसेस जो एक्सोथर्मिक होते हैं वो स्पॉन्टेनियस होते हैं, और जो प्रोसेस एंडोथर्मिक होते हैं वो नॉन स्पॉन्टेनियस होते हैं। बात समझिए,
वह प्रोसेस जो कि एक्सोथर्मिक होते हैं वो स्पॉन्टेनियस होते हैं, और वह प्रोसेस जो एंडोथर्मिक होते हैं वो वह क्या होते हैं, नॉन स्पॉन्टेनियस होते हैं। इसलिए यहां से एक कंक्लूजन निकाला जा सकता है, वो क्या, ऑल spontaneous process are exothermic in nature। ठीक है, यानी रिएक्शन का डायरेक्शन क्या होगा, कोई भी प्रोसेस हो रहा है उसका डायरेक्शन क्या होगा, डायरेक्शन वही होगा जिस डायरेक्शन में डेल्टा एच की वैल्यू निगेटिव होगी। यदि डेल्टा एच की वैल्यू निगेटिव नहीं हो रही है तो प्रोसेस नहीं होगा। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में ये बताया गया था, हीट कैन फ्लो फ्रॉम हॉट टू कोल्ड बॉडी। ठीक है, लेकिन क्यों, ये पता नहीं था, लेकिन यहां पर ये क्लियर हो रहा है क्या, तो हीट विल फ्लो ओनली इन द डायरेक्शन। ठीक है, एनी वन प्रोसेस विल टेक्स प्लेस इन द डायरेक्शन इन विच द वैल्यू ऑफ डेल्टा एच इज नेगेटिव, तो उस डायरेक्शन में होंगे। तो इससे ये पता चला, ऐसा कंक्लूजन निकला यहां से, सिंस ये फर्स्ट पॉइंट में ये निकला, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आ गए कि ऑल spontaneous process are exothermic in nature। दूसरा पॉइंट्स निकला, ऑल नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस are endothermic in nature। लेकिन आप देखिएगा, हम लोगों ने अभी यहाँ देखा कि सारे जो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होते हैं वो एक्सोथर्मिक इन नेचर होते हैं, और जो नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है वो एंडोथर्मिक इन नेचर होते हैं। ठीक है, इस लेक्चर में यहाँ तक हम लोग पढ़े, अब इसके बाद मैं आगे कंटिन्यू करूँगा दूसरे लेक्चर में। सो ओके, थैंक्स टू ऑल।